तो शाहीन एकेडमी मधुबनी। अभी इसके पहले वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला पार्ट था। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट संभवतः और आपको मिलेगा उसको देखने के लिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए 15 मिनट के आसपास का, और 8 नंबर पक्का, 8 नंबर पक्का गणित में एक एक नंबर के लिए सरकता है इंसान। मैं आपसे कह रहा हूं आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि इस चमत्कारी टेबल को आपने समझ लिया। इस टेबल को हम लोग चमत्कारी टेबल कहते हैं। यह टेबल समझने का मतलब है कि कम से कम 8 नंबर का प्रश्न आप बड़ी आसानी के साथ हल कर लेंगे गणित का 10th बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम आते हैं इस तरफ कि ये कैसे समझा जाएगा और ये चमत्कारी टेबल है क्या। और एक चमत्कार और कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इसको। हमारी स्कीम के बारे में भी जानिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, पढ़ो और जीतो। ठीक है, आते हैं हम इस चमत्कारी टेबल पर। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हम करते हैं तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर आप उसको पढ़े हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरी ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसका पहले वाला पार्ट जरूर पढ़ लें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अन्यथा ये बात आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो जब समीकरण है तो उसका हल है, अगर कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन है। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में यह आवश्यक नहीं है कि हल हो। कभी कभी एक हल होता है, कभी कभी एक से अधिक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई हल होता ही नहीं। जैसे कहा जाए 5 सेब और 3 नींबू 17 रुपए के, और 10 सेब और 6 नींबू 25 रुपए के। बताइए एक नींबू कितने रुपए का और एक सेब कितने रुपए का। कभी कभी क्या होता है कि सेब और नींबू का मूल्य मालूम होता है कि एक सेब का मूल्य 5 रुपए, एक नींबू का मूल्य 2 रुपए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेब का मूल्य अगर 5 रुपए तो नींबू 2 रुपए, और सेब अगर 4 रुपए तो नींबू 3 रुपए, और सेब अगर 2 रुपए तो नींबू 1.5 रुपए। यानी कि वेरीज करता है कि ये घटा तो वो भी घटा, ये बढ़ा तो वो घटा, घट बढ़ होता रहता है। उसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होना। और कभी ऐसा भी होता है कि सवाल ऐसा आता है कि हल होता ही नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं। तो हम पता कैसे लगाएंगे? हम पता कैसे लगाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म यानी एक जोड़ा, वन पेयर लिखा हुआ है। ये देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कैसे पता चलेगा हमको कि इसका एक हल होगा, इसका कई हल होगा, या इसका कोई हल नहीं होगा? उसी को चेक करने के लिए a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की बात की जाती है। a1, a2 क्या है? x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो a1 है, ऊपर वाला a1 नीचे वाला a2। y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाला b1 और नीचे वाला b2। और जिसमें xy कुछ नहीं लगा है ऊपर वाला c1 और नीचे वाला c2। अब देखिए a1/a2 क्या होगा? 5/7 होगा, 5/7 यही होगा ना। ये 5 ऊपर और 7 नीचे। देखना है हमको कि क्या कटता है, क्या कैंसल होता है या नहीं। कटने वाला नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया 5/7। फिर क्या है? -4/6, -4/6 क्या किसी से कटेगा? देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो ये क्या हो गया? -2/3। फिर क्या है? 8/-9, 8/-9। अब क्या है? कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, हमने लिख दिया 8/-9। ये तो इसका है पहला सवाल। चलिए दूसरे का देखते हैं। 9/18 हमने लिखा, 9/18 तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो क्या हो गया? 1/2। फिर 3/6,
3/6। तो क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये फिर हो गया 1/2। अब ये क्या है, 12/24 हमने लिखा 12/24। तो क्या हुआ, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये फिर से आया 1/2। अब तीसरे सवाल में देखिए आप क्या होगा, ये है 6/2, 6/2। तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6, तो इसको हम लिखेंगे 3/1। फिर क्या है, -3/-1, -3/-1, तो माइनस माइनस भी कट गया और 3/1, 3/1। फिर क्या है, 10/9, 10/9, ये तो कटने वाला है नहीं, तो जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिख देंगे 10/9। अब चलिए, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, अब इसके आगे की तैयारी करते हैं। ये बहुत ही आसान है और मैं तो 8 नंबर कह रहा हूं, कभी कभी तो 10-11 नंबर का सवाल इसी पैटर्न पर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, कम से कम 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर वाले सवाल में एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा और 5 नंबरी सवाल में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, और बहुत इजी है ये। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तो हमने लिख दिया। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, 5/7 और -2/3 बराबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है, ये 5 है तो ये 2 है, ये 7 है तो ये 3 है। लेकिन इससे भी बड़ी एक वजह है कि ये बराबर नहीं है। क्या, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। हो सकता है कि यहां भी 5/7 होता, लेकिन अगर माइनस होता तो ये बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये हमने लिखा। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो C को देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो C को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस सवाल में आइए, 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हो गया ना, तीनों बराबर। जब ये 2 बराबर हो गए तो C को भी हमने लिखा कि बराबर है या नहीं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 3/1, 3/1 और यहां क्या है 10/9, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो नहीं है तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। 3 प्रकार के तुलनात्मक जो है हमने लिखा है। पहले में ये बराबर नहीं है इसके, दूसरे में ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तीसरे में ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। चलिए, ये तो बराबर है और बराबर नहीं है, लेकिन बराबर होने से क्या होगा और बराबर नहीं होने से क्या होगा। जब 2 समीकरण हैं तो कितनी रेखाएं बनेंगी, 2। ध्यान रखिएगा, जब समीकरण 2 है तो रेखाएं भी कितनी बनेंगी, 2। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब यह निकला कि एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब 2 समीकरण हैं तो 2 रेखाएं हैं, और अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब यह निकला कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद क्या करती हैं, प्रतिच्छेद, यानी इंटरसेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ये इस तरह की रेखाएं होती हैं, एक रेखा और काट रही है उसको दूसरी रेखा। लेकिन अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तब क्या होगा, तब क्या होता है कि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा भी होती है। यानी एक लाइन तो है ही, देखिए एक तीर का निशान तो ये दोनों तरफ लगा और दूसरा निशान देखिए यहां लगा दिया, मतलब एक लाइन पर ही दूसरी लाइन होती है। तो जब ऐसी लाइनें होती हैं कि एक लाइन पर दूसरी लाइन होती है
तो उसे क्या कहते हैं? समपाती। क्या कहते हैं? समपाती, यानी एक लाइन और इसी पर दूसरी लाइन। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो क्या होगा? तब समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर, पैरेलल। ये देखिए, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाओं को कहा जाता है जो आगे जाकर कहीं भी टकराती नहीं है, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे रेल की दोनों पटरियां कहीं पे कटेगी? नहीं कटेगी। नदी के दो किनारे कहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे। हमारे आपका जो घर है, हमारे घरों के बगल की जो दो दीवार होती है, दो वॉल, दोनों वॉल बिल्कुल सीधी, पैरेलल। क्या होती है? पैरेलल होती है। तो अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसका अर्थ यह निकलता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। यहां तक बात को समझ लीजिए कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, इसका मतलब संपाती है, यानी कि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा है। और अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं? पैरेलल हैं, समांतर हैं। लेकिन अगर प्रतिच्छेद करेगी तो कितना हल होगा? एक हल। अद्वितीय भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा कोई नहीं, मात्र एक हल होगा, एक आंसर आएगा। लेकिन अगर वो संपाती हो गई तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इनडेफिनिट, अपरिमित रूप से है। 2 हल नहीं, 4 हल नहीं, 10 हल नहीं, 20 हल नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है, इतने हल होंगे। और अगर वो दोनों रेखाएं समांतर हो गई तब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बड़ा इजी है। अगर प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे तो हल कितने होंगे? एक। अगर एक लाइन पे ही दूसरी लाइन है तो कितने हल होंगे? अनेक। अगर एक लाइन की दूसरी लाइन से मुलाकात ही नहीं हो रही है, नो मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं है, तो कोई हल भी नहीं है। जब प्रतिच्छेद किया तो कितने पॉइंट पर मिला? एक पॉइंट पर, तो एक हल। जब संपाती हुआ तो कितने पॉइंट पर मिला? पता नहीं कितने पॉइंट नीचे और कितने पॉइंट ऊपर, सारे पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए हल भी कितने? अनेक। लेकिन जब मुलाकात नहीं तो बात नहीं। अब तो होती है बात, बगैर मुलाकात के भी हम व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, सिंपल कॉलिंग से बात कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं, हम आईमो से बात कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया तो मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे कैसे बात करते हैं आप, लेकिन समझ लीजिए कितना आसान तरीका है माइंड में बिठाने का। एक बार कटा, एक हल। बहुत बार मिला, बहुत हल। मिला ही नहीं, कोई हल ही नहीं। है ना, बड़ा सिंपल। अच्छा, एक बात अब आप और समझ लीजिए, अगर हल है तो वो संगत है और हल नहीं है तो क्या है? असंगत। एक हल है तब भी संगत, अनेक हल है तब भी संगत, और जब कोई हल नहीं तो क्या है? असंगत। वेरी इजी, बहुत आसान। एक हल है तब भी संगत है, अनेक हल है तब भी संगत है, और जब कोई हल नहीं तो ये संगत नहीं है। तो संगत नहीं है तो क्या कहेंगे? असंगत। ये असंगत है। समझ आने का तरीका फिर देख लीजिए। यदि दो समीकरण हैं तो a1 भी होगा, a2 भी होगा, b1 भी होगा, b2 भी होगा, c1 भी होगा, c2 भी होगा। ऊपर वाला a1, नीचे वाला a2, ऊपर वाला b1, नीचे वाला b2, ऊपर वाला c1, नीचे वाला c2। अब अगर ये a1 a2 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर नहीं है अगर b1 बाई b2 के, तो c को चेक करने की जरूरत
नहीं है। लेकिन अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होगा, इसीलिए संगत कहा जाएगा। अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, सब बराबर है, अगर सब का सब बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखाएं समपाती होंगी, यानी एक लाइन पर ही दूसरी लाइन है, तो ऐसी हालत में अनेक हल होंगे और वे संगत। कैसी? ये जो समीकरण है कैसा है? संगत है, यानी इसका हल है। लेकिन अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, यानी ये जो दोनों लाइन है ये प्रतिच्छेद भी नहीं करेगी, ये संपाती भी नहीं होगी, बल्कि पैरेलल होगी, पैरेलल समांतर, कहीं भी टकराने वाली नहीं, ऐसे कहीं कट करने वाली नहीं, सीधी सीधी समांतर, या ऐसे और या ऐसे। तो ऐसे में कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये कैसी होगी? असंगत होगी। बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से? एक बार में अगर नहीं समझे तो एक कहावत समझ लीजिए, आप कभी कपड़े धोते हैं? आप नहीं धोते हैं तो आपकी मम्मी, सिस्टर या कोई भी दूसरे लोग, आपके बड़े भाई या आपके पापा ही धोते होंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो देखिएगा, कपड़ा जब धोते हैं तो क्या एक बार ऐसे लिया कपड़े को और ऐसे किया तो धुल गया? नहीं, कई बार पटकना पड़ता है तब जाकर धुलता है। वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा डालते हैं तो वो एक बार ऐसे घूमती है, और क्या हम कपड़ा निकाल लेते हैं? नहीं, 10-10 मिनट तक ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, कभी दाएं से कभी बाएं से, तब जाकर के कपड़ा साफ होता है। तो फिर हम भी अगर कुछ पढ़ रहे हैं, ये बात सिर्फ गणित के लिए नहीं है, सब कुछ के लिए है, सब कुछ पढ़ने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए। जब तक बार बार की पॉलिसी आप नहीं अपनाएंगे, जब तक बार बार आप उस काम को नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छी तरह से उसको सीख पाएंगे। एक बार करके छोड़ दीजिएगा तो छूट जाएगा, बात समझ में नहीं आएगी। तो इसको बार बार कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। थैंक यू वेरी मच।